Hello everyone, welcome back to Sharda Academy YouTube channel. Right, today we are going to start another very important unit, that is magnetic effect of electric current and magnetism. ठीक है बेटा, तो इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है और ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट के और मैग्नेटिज्म के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ किस लिए यूज होता है? मेनली बायोट सावर्ट लॉ यूज होता है अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज करते हैं बायोट सावर्ट लॉ। जो बायोट और सावर्ट ने मिलकर लॉ दिया है उसको बोलते हैं बायोट सावर्ट लॉ। दो साइंटिस्ट के नाम है ये, इन्होंने मिलकर लॉ दिया है। किस लिए दिया लॉ? किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाउंड करने के लिए। जैसे आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना? आई फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, लेकिन बायोट सावर्ट लॉ की एक लिमिटेशन है, एक डिसएडवांटेज है, वो ये है, जो बायोट सावर्ट लॉ है वो फुल वायर के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता। वो एक स्मॉल करंट एलिमेंट जिसका नाम हम रखेंगे डीएल, जैसे डीएल एक एलिमेंट हो गया, छोटा सा एलिमेंट लिया आपने इस पूरी वायर में, छोटा सा लेंथ ले लिया, उसका नाम रखा डीएल, और इसमें कुछ करंट जा रहा होगा तो ये बन गया आइडियल। आइडियल को क्या बोलते हैं? स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे हम डीबी। डीबी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आइडियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको हम बोलेंगे डीबी। डीबी क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल। ठीक है बेटा, तो हमने एक पॉइंट लिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, उस पॉइंट की जो सेपरेशन है इस वायर से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं ये जानते हैं। तो जितना ज्यादा इस वायर में करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि बनाने वाला ही करंट है। करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। करंट कैरिंग वायर ना हो, अगर वायर में कोई करंट ना हो तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। जितनी करंट एलिमेंट बढ़ा लेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी। थर्ड फैक्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बीच में एंगल होता है? साइन थीटा यहाँ पर एंगल है डीएल और आर के बीच में। ये हमारे पास डीएल हो गया, ये डीएल है और ये आर है, तो इस एंगल को हमने लिया थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट एलिमेंट की करंट की डायरेक्शन है वही डीएल की डायरेक्शन होगी। तो साइन थीटा और आर से कैसे वेरी करता है? इनवर्सली, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, तो आर स्क्वायर। इन सबको कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। राइट, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम है म्यू नॉट बाय 4 पाई। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट यहाँ पर एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए है ये, ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम होगा तो मीडियम के लिए हम लगा देंगे म्यू। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आया बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला। यही मैंने यहाँ पर लिखा हाईलाइट करके। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बायोट सावर्ट लॉ का याद रखना है वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, अगर म्यू नॉट की पूछी जाए तो म्यू नॉट यहाँ आ जाएगा 4 पाई 10⁻⁻7, यूनिट रहेगी टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। यूनिट कैसे आई है? तो आप यहाँ से क्रॉस करके म्यू नॉट बाय 5 बाकी सब क्वांटिटी को उधर ले जाओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई का यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं इजीली। ठीक है, ये तो एक स्केलर फॉर्म है बायोट सावर्ट लॉ की। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए हो, मैंने आपको बताया था थीटा किसके बीच में है? डीएल और आर के बीच में। अब डीएल और आर होना चाहिए तभी तो डीएल क्रॉस आर आएगा, डीएल क्रॉस आर आएगा। साइन थीटा है, इसकी जगह क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब आर ऊपर है नहीं तो हमने क्या किया? आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया। आर से जो मल्टीप्लाई करेंगे डीएल आर साइन थीटा बन जाएगा डीएल क्रॉस आर, और नीचे आ जाएगा आर क्यूब। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ये और एक ये वेक्टर फॉर्म, दोनों फॉर्मूला काम के हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बायोट सावर्ट लॉ समझ में आ गया होगा आपको, होप। चलो आगे चलते हैं, इसकी डायरेक्शन जानते हैं। अब इसकी डायरेक्शन हम कवर करेंगे जब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें। उससे पहले एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। किसकी एप्लीकेशन है ये? बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। तो बायोट सावर्ट लॉ की मेनली 3 एप्लीकेशन है। पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं क्या क्या एप्लीकेशन है। मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है,
इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम मेनली ये लेके चलेंगे कि आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाएगी। बायट-सावर्ट लॉ की हेल्प से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। तो पहली एप्लीकेशन का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। सेकंड एप्लीकेशन रहेगी अगर आपके पास कोई कॉइल पड़ी है उसकी एक्सिस पर, जैसे कॉइल है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये एक्सियल पॉइंट पर निकालनी आएगी, एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। और ये हो गया सेंटर पर कॉइल के। थर्ड एप्लीकेशन रहेगी हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन रहेगी अगर कोई आपके पास इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। कैसी वायर है? इन्फिनिटली लॉन्ग, ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। तो तीन हमारे पास बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस है। तीनों के रिजल्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वन बाय वन तीनों को कवर करेंगे। आपको रिजल्ट याद रखने हैं, डेरिवेशन में हम ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। 4 टाइम्स C का मतलब क्या है? सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट, ठीक है, सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर कोयल है, इसके और करंट कैरिंग कोयल है, तो करंट कैरिंग कोयल है, इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं उसका हमें कोई कंसर्न नहीं है, कितनी आएंगी वो देख लेते हैं। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आपको ध्यान रखनी है, वो आती है म्यू नॉट I/2 इंटू रेडियस। मान लो इसकी रेडियस है कैपिटल R, तो 2R, म्यू नॉट I/2R, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की उसकी बात भी करेंगे, उससे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको घुमा के पूछा जा सकता है। तो आपको पहले तो इसका मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है, डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे हम। तो ये फॉर्मूला सेंटर पर मैग्नीट्यूड कितनी होती है? म्यू नॉट I/2R, ठीक है। अब ये सर्कुलर कोयल फुल है, अगर मान लो सेमी सर्कुलर कोयल हो, इसकी रेडियस है R, करंट फ्लो कर रहा है, तो आपसे अब मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है, तो आप इजीली बता पाओगे। अगर फुल कोयल की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2R थी तो इसकी हाफ की कितनी होगी? तो हाफ होगी, हाफ किसकी? म्यू नॉट I/2R की। और म्यू नॉट I/2R का हाफ क्या होगा? म्यू नॉट I/4R। अगर सेमी सर्कुलर आर्क की मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए सेंटर पे तो क्या होगी? म्यू नॉट I/4R। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में हम जब ये चीजें करेंगे तो साथ में हम रिलेट भी करके चलेंगे कि डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली वेरी कर रही है दोनों केसेस में। डायरेक्शन पे भी आएंगे, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए और क्वेश्चन की हेल्प से इसको फील कीजिए। क्वांटिटी को जितना ज्यादा करंट उतनी मैग्नेटिक सेंटर पे ज्यादा, जितना ज्यादा रेडियस होगा कोयल का उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेंटर पर, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। आइए अब इसकी डायरेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे लो फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2R होती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको इजीली याद कर सकते हो। याद करने की जरूरत ही नहीं है, देखो कैसे। आओ पहले ओरिजिनल लॉ को समझेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। ओरिजिनल लॉ क्या कहता है कि अगर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, ध्यान से समझिए, ठीक है। इसमें करंट की डायरेक्शन हम मान लेते हैं, तो करंट हमने माना क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है, वॉच की घड़ी की डायरेक्शन में, जैसे उसकी नीडल मूव करती है। अब ये क्लॉकवाइज है, तो ओरिजिनल लॉ क्या कहता है? सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल निकालने के लिए राइट हैंड का यूज होगा। ओरिजिनल लॉ पढ़ रहे हैं, आपको आपने ये कर रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे लगे, शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो देखा कि राइट हैंड यूज करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो पहले फिंगर्स को आपको कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो राइट हैंड यूज करके कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ऐसे रखोगे, एंटी क्लॉकवाइज होता करंट तो आप ऐसे रखते, कर्ल करते, राइट। तो ये सबसे पहला काम है कर्ल करना फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद थंब जो होगा ना, थंब वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर मैंने ये लगाया, ये देखिए कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब आ रहा है इनवर्ड्स। तो मैं इनवर्ड्स के लिए हमेशा यूज होता है क्रॉस,
इनवर्ट के लिए क्या यूज होता है, क्रॉस। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो अंदर की तरफ बनी, क्रॉस मतलब इनवर्ट, पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आया, और थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आउटवर्ड आया, आउटवर्ड के लिए आएगा डॉट। आउटवर्ड के लिए बात तो पहले ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो इनवर्ट के लिए होता है बेटा क्रॉस, या आपने पढ़ा भी इनवर्ट्स के लिए क्रॉस, और आउटवर्ड्स के लिए क्या होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर डॉट, ठीक है। ये तो है ओरिजिनल लॉ। अब हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक में आपको सीसी याद रखना है, सीसी मतलब सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस, सी फॉर क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे से आराम से समझे, मैं अप्लाई करके दिखाने वाला हूं आपको यहां पर। तो सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस, तो इसको बोलते हैं सीसी रूल, सीसी रूल, ठीक है। जब किसी को मिर्ची लगती है तो सीसी करते हैं ना, तो वही है यहाँ पर। जब सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो आप ये समझो आपको मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है तो क्या करोगे, सीसी रूल अप्लाई करोगे, ठीक है, सीसी करोगे। तो सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस। जब भी आपको करंट क्लॉकवाइज दिखे, जब भी करंट क्लॉकवाइज दिखे, हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो अंदर रहेगी, बस सिंपल। अब इसका उल्टा खुद सोच सकते हो, जैसे अप्लाई करते हैं इसको, जो अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, अब यहां पर मैंने करंट देखा, अब करंट देखो पहले, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस, तो क्लॉकवाइज है तो क्रॉस आएगा। और एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेके चलता हूं, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज में क्या रहेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर क्लॉकवाइज के लिए क्रॉस था तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो डॉट आएगा, ठीक है, चाहे वो सर्कुलर कोइल आधी हो पूरी हो। अब देखिए यहाँ पर सेंटर में निकालनी है, कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है तो क्या लगाओगे, सी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस, राइट। तो ट्रिक मेरे अकॉर्डिंग अच्छी लगी होगी तुम्हें, ये आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, फिंगर्स को कर्ल करने की कोई नीड नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ करने के लिए, डायरेक्ट देखिए, क्लॉकवाइज है तो क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। यहां भी देख सकते हैं क्लॉकवाइज में क्या था, इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज में क्या था, आउटवर्ड। तो यहां पर कुछ कर्ल करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट क्लॉकवाइज, सीसी रूल याद रखेंगे, सीसी रूल, राइट। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। देखिए अगर कोई सर्कुलर आर्क आपको गिवन हो, जैसे आपको पूरी सर्कुलर कोई नहीं गिवन है ना, आपको सेमी सर्कुलर गिवन है, अगर पूरी सर्कुलर होती तो आप बोलते सर सर्कल के सेंटर पे बनेगी म्यू नॉट आई बाय 2r, राइट। अगर एक सेमी सर्कुलर होती तो आप बोलते सर म्यू नॉट आई बाय 4r बनेगी, ठीक है। अब आपको ना सेमी सर्कुलर है ना कंप्लीट सर्कुलर है, आपको इतना सा पार्ट दे दिया, ठीक है, और ये बोल दिया ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और बताओ, अब सर्कुलर आर्क दे दी छोटी सी, और बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी और कैसी बनेगी, डायरेक्शन भी पूछी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछ लिया, तो आप कैसे करोगे इसमें, बहुत सिंपल है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इस बात को समझो ध्यान से, अगर ये पूरी सर्कुलर कोयल है तो कितना एंगल है इस आर्क का, ये पूरा 360 डिग्री बना रही है, तो 360 डिग्री कोयल मिलकर सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, म्यू नॉट आई बाय 2r, राइट। अब डिग्री है, अब डिग्री को आप रेडियन में 2 पाई भी रख सकते हो, पाई मतलब 180, तो 2 पाई रेडियन मिलके कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। और अगर एक रेडियन की बात करें, एक रेडियन कितना बनाएगा, एक रेडियन म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है, और साथ में क्या है 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो कितना है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r, ठीक है, समझ में आ गई। चलो रेडियन में अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसको डिग्री में लेके चलो, फिर रेडियन में मैं बाद में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो देखो 360 डिग्री मिलके कितना बनाती है, म्यू नॉट आई बाय 2 आपको आई पाई r, तो 1 डिग्री कितना बनाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r बनाती थी 2r, और ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 1 बाय साथ में आ जाएगा 1 बाय 360, समझ में आ गया होगा ये। अब अगर 360 डिग्री इतना बनाता है तो 1 डिग्री 1 बाय 360 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अगर थीटा डिग्री पूछा है तो क्या बोलोगे सर, थीटा बाय 360 म्यू नॉट आई बाय 2r, ये फॉर्मूला आई होप समझ में आ गया होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है। अगर मैं रेडियन में चेंज करूं, अब थीटा, अब रेडियन में चेंज करूं, थीटा की जगह मैंने अल्फा लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने 2 पाई लिख दिया, 2 पाई, इसको मैं रेडियन में 2 पाई लिखूंगा, थीटा का मैं सिंपल यहाँ अल्फा लेके चल रहा हूं तो अल्फा लिख रहा हूं, और म्यू नॉट आई बाय 2r, तो सॉल्व करोगे तो कितना है, r कितना बना रही है, म्यू नॉट आई अल्फा बाय 4 पाई r, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल बनाती है, देख लो यही फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कुलर, अगर सर्कुलर आर्क हो
अल्फा एंगल सबटेंडेड हो रहा हो सेंटर पे, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फा बाय 4 पाई आर। आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, थीटा बाय 360 डिग्री म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, और थीटा की जगह आपको 3 डिग्री की जगह रेडियन चाहिए, रेडियन वाला ज्यादा बेनिफिशियल है, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट ज्यादा देगा। ठीक है, अब चाहो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, तो देखो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। मान लो आपको ये जनरल फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला याद है, तो आपको सेंटर पे निकालनी है और कंप्लीट सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है, तो अल्फा कितना है यहाँ पर, अल्फा हो जाएगा 360 डिग्री एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, पूरी आर्क है, ये पूरी आर्क है, तो थीटा कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया 360। लगाओ इस फॉर्मूला में, म्यू नॉट आई अल्फा, अल्फा कितना लिखूं मैं 360 मतलब 2 पाई। ठीक है, और नीचे 4 पाई आर। अब 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ तो 2 आ गया, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, फॉर्मूला इजीली अप्लाई होगा। सर्कल के सेंटर में अगर आप सेमी सर्कुलर कोई लोगे, अल्फा को क्या लिखोगे 180 मतलब पाई रखोगे, तो फिर से आपके पास म्यू नॉट आई बाय 4 आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने पढ़ी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसका फॉर्मूला पढ़ा, म्यू नॉट आई बाय 2 आर इज फॉर कंप्लीट सर्कल एंड फॉर सेमी एंड फॉर एन आर्क, अगर कोई सर्कुलर आर्क होगी विच इज मेकिंग एंगल अल्फा एट द सेंटर। ठीक है, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अल्फा बाय 4 पाई आर, और साथ में उसकी डायरेक्शन के लिए पढ़ा हमने CC रूल, C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्रॉस। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन नंबर 2 एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बच्चों को बहुत एप्लीकेशन जो है परेशान करती है। अब इसके फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझिए, सारे रिजल्ट एक साथ समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, अभी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पड़ी थी, अब स्ट्रेट वायर होगी। तो एप्लीकेशन नंबर 2 है, 4 केस बनते हैं इसके। पहला केस है, अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो, दोनों साइड से इन्फिनिटली टाइम्स एक्सटेंडेड है, यहाँ भी इन्फिनिटी यहाँ भी इन्फिनिटी, और आपको A डिस्टेंस पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, पहला केस तो ये रहेगा। दूसरा केस क्या होगा, अगर हमारा आपके पास सेमी इन्फिनाइट वायर हो, यहाँ से तो सेमी, यहाँ से फाइनाइट है, इन्फिनाइट है, और यहाँ से जो एंड है ये फाइनाइट है, तो ये इन्फिनाइट हो गया, इन्फिनाइट हो गया, तो सेमी इन्फिनाइट वायर। ठीक है, क्लियर। और अगर एक फाइनाइट वायर हो, दोनों एंड ही फाइनाइट है, अप्रोचेबल है। इनफाइनाइट मतलब इतनी ज्यादा लंबी है कि अप्रोचेबल नहीं है, वहां तक हम नहीं जा सकते। ठीक है, वो एंड हमसे बहुत दूर है। फोर्थ केस भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो वायर जैसी मर्जी हो, चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, वो जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट उस वायर की लाइन में लाई करेगा, और वायर में लाइन करने वाले पॉइंट को बोलते हैं, लाई करने वाले पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। तो एक्सिस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो क्या होगी। तो बेटा ये 4 केस है, चारों के रिजल्ट लिख रहा हूं, पहले 4 केस अच्छे समझ लो कि कौन कौन से केस हैं। दिस इज फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दिस इज फॉर सेमी इनफाइनाइट, दिस इज फॉर फाइनाइट, एंड दिस इज फॉर द पॉइंट विच इज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर। तो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है। अभी मैं जनरल फॉर्मूला यहां से बना के सारे फॉर्मूले एक बार वेरीफाई करा दूंगा। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 2r था या 2a था, सर्कल के सेंटर पे पाई लगा दोगे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग आ गया, और यहाँ 4 लगा दोगे 4 पाई है तो सेमी इनफाइनाइट आ गया। जनरल फॉर्मूला ध्यान रखो, ये इसी से बने हैं सारे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये डेरिवेशन होता है जो बच्चों को परेशान करता है। बस इसी से रिजल्ट बने हैं सारे। अब इसमें जो है, इसमें फाई 1 फाई 2 दोनों 90 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे फाई 1 फाई 2 90? क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये एंगल बहुत, ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी, तो ड्रॉ करूंगा तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, डायरेक्ट फॉर्मूला दीजिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये किसके लिए बेटा, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, फाइनाइटली है। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ क्या कहता है, अगर एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सिस पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है 0। वायर की खुद की बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड खुद की एक्सिस पर, खुद की लाइन पर नहीं बनेगी। खुद वायर अपनी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, तो इस एक्सिस पर कितनी बनेगी 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 4 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए।
आगे हम इसकी डायरेक्शन वगैरह समझेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेट वायर की डायरेक्शन, स्ट्रेट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहला हम सर्कुलर कोयल के लिए ट्रिक पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं C4 क्लॉकवाइज C4 क्रॉस, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है वो। अब एक और इसके लिए भी ट्रिक समझेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला, बड़े बड़ी डायरेक्शन है, कंफ्यूजन रहती है, आपको कंफ्यूजन नहीं कोई भी, सारी कंफ्यूजन को अवॉइड करना है, तो उसके लिए हम धीरे धीरे चीजों को इजी बना के चल रहे हैं। तो अब हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो पहला केस है, मेरे साथ रिवाइज कीजिए, सोचिए फर्स्ट केस में क्या पढ़ा था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगी, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, ठीक है। अगर सेमी इनफाइनाइट होगी तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ठीक है। उसके बाद थर्ड था, अगर फाइनाइटली लॉन्ग, फाइनाइट हो, दोनों एंड से फाइनाइट हो तो बनेगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, फाई 1 फाई 2 उसके जो आपके पास डायग्राम में एंगल मेंशन होंगे वो आपको लेके चलने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है वो, सर्कल, अगर स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सिस पे निकालनी हो तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, 0। तो वो थी उनके मैग्नीट्यूड की बात। अब हम इसकी बात, अब डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। तो डायरेक्शन के लिए आप स्ट्रेट के लिए एक रूल याद रखेंगे जिसका नाम है नॉक नॉक रूल। रूल का नाम है नॉक नॉक रूल। तो नॉक नॉक रूल मतलब खट खट रूल, ठक ठक रूल, ठक ठक रूल बोल सकते हैं इसको, ठक ठक रूल, ठीक है। नॉक नॉक रूल याद रखेंगे और ठक ठक रूल से समझते हैं, ठक ठक करेंगे और इजीली डायरेक्शन बना पाएंगे। देखो ये एक वायर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। अब आपने पहले क्या करना है, थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओरिजिनल फॉर्मूला भी बता दूंगा क्या है, थंब को रखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब थंब को करंट की डायरेक्शन रखने के बाद जहां आप बोर्ड पे नॉक नॉक कर पा रहे हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ड लेनी है, देखो ये इधर, तो ये नॉक नॉक, नॉक नॉक किया आपने, नॉक नॉक ठक ठक किया, तो जहां पर ठक ठक हो रही है वहां पर क्रॉस, ठीक है। और जहां पर ठक ठक नहीं हो पा रही, इस साइड नहीं ठक ठक कर पाओगे करंट को ऐसे रख के, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो बाहर आएगा ना, ठक ठक तो नहीं कर पा रहे, तो यहां पर आएगा डॉट। फिर से समझो, बहुत इजी है, जहां पर नॉक नॉक हो पा रही है वहां पर क्रॉस, और जहां नॉक नॉक नहीं कर पा रहे वहां पर आएगा डॉट। फिर से देखो, अगर हम यहां पर करंट रखें तो नॉक नॉक तो इधर होगी, तो यहां इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और यहां आउटवर्ड है, ठीक है, बहुत इजी। इधर समझे, सी पार्ट में करंट नीचे, अब यहां तो नॉक नॉक होगी नहीं, तो कर नॉक नॉक कहां कर पाएंगे, ये नॉक नॉक हो रही है, देखो ये नॉक नॉक, करंट रखा नीचे, ये नॉक नॉक टुवर्ड्स दिस साइड, तो ये क्रॉस और ये डॉट, बहुत इजी। इधर देखिए, अब ये डायरेक्शन करंट की, इधर नॉक नॉक हो रही है तो क्रॉस, इधर डॉट, ठीक है, इजीली समझ में आ गया होगा। ओरिजिनल रूल की तरफ जाए तो ओरिजिनल रूल क्या कहता है, चलो ओरिजिनल को छोड़ दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो ये आपको दो रूल मैंने आपको बताया, एक सीसी रूल, दूसरा नॉक नॉक रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है और लास्ट एप्लीकेशन है, इनफैक्ट एक और है सिलेक्ट्रिकल वाली, उसको भी कवर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। सर्कुलर कोयल की, ये सर्कुलर कोयल है, ठीक है, और इसकी एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे कि ये सर्कुलर कोयल है, इसकी एक्सिस क्या होती है पहले तो समझो। एक्सिस होती है, जैसे ये कोयल का प्लेन होता है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। तो एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है, तो एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है P, ये सर्कुलर कोयल, ठीक है। ये सर्कुलर कोयल ऐसे पड़ी है और ये पॉइंट P हो गया, ये डिस्टेंस x है और इसकी जो रेडियस है वो हमने a मानी है, तो आपको एक्सिस पे निकालनी है। डायरेक्ट रिजल्ट याद कीजिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर, a क्या है, रेडियस ऑफ द कोयल, 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कोई चीज अगर कुछ कंपेरेबल होगा, कंपेरेबल में तो दोनों लेके चल रहे हैं। मान लो ये दोनों, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे। अब ये 2 सेंटीमीटर है, ये mm में है, या फिर ये सेंटीमीटर में, ये mm में है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर तो आप यहाँ से a स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो आपके पास x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कंपेरेबल है या ये रेडियस छोटा है या बड़ा है, ठीक है। रेडियस छोटा होगा तो छोड़ दो a को, और रेडियस अगर इसके कंपेरेबल है तो आपको ये लेके चलना है। तो म्यू नॉट आई a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर x कम होता जाएगा, x कम होता जाए, x कम होता जाए, x 0 हो जाए, मान लो हम यहाँ x को कम करते जा रहे हैं, कम करते करते पॉइंट P पास ला रहे हैं, लाते लाते हम कहाँ ले आए पॉइंट P को, पॉइंट P को सेंटर पे ले आए। सेंटर पे लाओगे पॉइंट P को तो x कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर x को 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई, अगर x को 0 करोगे तो बताओ कितना आएगा, म्यू नॉट आई
ए स्क्वेयर बाय 2 ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2, ये तो जीरो ही हो गया, ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2 हो गया ए क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचेगा सिर्फ ए। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा 2 है, यही तो सर्कल के सेंटर में होती है, ये सर्कल के सेंटर में होती है। मान लो ए क्यूब था, मैंने इसको ऐसे लिखा ए स्क्वेयर इंटू ए, ठीक है, और ये ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया म्यू नॉट आई बाय 2a। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो आप सेंटर पे भी निकाल सकते हैं, और ये डायग्राम भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड का सेपरेशन के साथ। सेपरेशन क्या है, एक्स के साथ, एक्स को जब जीरो कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई बाय 2a, जो कि सबसे मैक्सिमम होगी। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना x बढ़ता जाएगा b कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया जा सकता है। तो ये सर्कल के एक्सिस पे हमने निकाल ली, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर है तो उसको कवर करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एम्पियर्स लॉ। अब हम ये बायट-सावर्ट लॉ भी हम कवर करके आए हैं। बायट-सावर्ट लॉ मेनली किस लिए होता है, आपको कोई करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन हो और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो आप बायट-सावर्ट लॉ यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ भी यही करता है। एम्पियर्स लॉ भी किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी डिस्टेंस पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों मेथड अलग अलग तरीके से यूज होती हैं। जैसे मैंने बायट-सावर्ट लॉ की आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि वो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण निकालता है, उसके बाद हम इंटीग्रेट करके अपने जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब ये वाला जो मेथड है, ये मेथड इज क्वाइट सिमिलर विद द गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम किस लिए होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए होता है, सेम तरीके से है। वहां पर क्लोज इंटीग्रल ईडीएस निकल, अगर आप मैं यहां पर गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिखूं, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, गॉस लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर इक्वल नेट चार्ज फ्लोन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारे पास गॉस थ्योरम। अब देखिए बहुत सिमिलर है, ईडीएस बीडीएल क्लोज इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इसमें लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल ईडीएस इक्वल नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर नेट चार्ज या नेट करंट आ गया, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का म्यू नॉट आ गया। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बहुत सिमिलर चीजें हैं। तो एम्पियर्स लॉ इट क्वाइट सिमिलर विद द गॉस लॉ और यू कैन से गॉस थ्योरम। तो ये क्या कह रहा है कि जितना नेट करंट किसी लूप से पास करेगा उसको म्यू नॉट टाइम्स कर दो, वो आपके पास क्लोज इंटीग्रल बीडीएल आएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको एम्पियर्स लॉ के लिए याद रखना है। यस, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है और आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितने डिस्टेंस पर, मान लो r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ से बतानी है। तो एम्पियर्स लॉ का पहला स्टेप क्या होता है, एम्पियर्स लॉ किस तरीके से करते थे, गॉस थ्योरम करते थे। सबसे पहले हम एक क्लोज लूप एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्लोज लूप को गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस बोलते थे और एम्पियर्स लॉ में इसको एम्पीरियल लूप बोलते हैं। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, एम्पीरियल लूप एज्यूम करेंगे। ठीक है, और एम्पीरियल लूप सिमेट्रिकल होना चाहिए, और सिमेट्रिकल होता है इसमें सर्कुलर, स्ट्रेट के अराउंड आपको सिमेट्रिकल लूप एज्यूम करना है, तो आप एज्यूम करेंगे सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर लूप ऐसे एज्यूम करेंगे, ये सर्कुलर लूप एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, सर्कुलर लूप एज्यूम किया हमने। उसके बाद तो इस पे अगर हम छोटा डीएल बनाएं, छोटी सी लेंथ बनाएं, तो देखियो ये छोटी सी लेंथ होगी डीएल, ये डीएल हो गया, ये डीएल हो गया, ये डीएल हो गया, ये डीएल हो गया, ये डीएल है, सब ये छोटे छोटे डीएल हमने छोटी छोटी लेंथ जो है चूज कर ली, ये डीएल हो गया। अच्छा, ये डीएल है। अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, रिजल्ट तो समझ ही लेंगे। अब रिजल्ट क्या बनने वाला है उसको पहले लिख ही लेता हूं मैं। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये याद रखिएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर infinitely long straight conductor having magnetic field at point P at distance r, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इसका छोटा सा प्रूफ देखोगे तो थोड़ी सी फील आएगी कैसे किया है, सारे फॉर्मूलाज को ऐसे डायरेक्ट याद रखोगे तो वो भी क्रैमिंग हो जाएगी प्रॉपर।
तो ये था एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रल बीडीएल इक्वल म्यू नॉट आई नेट। तो इसमें कितना करंट नेट जा रहा है इस लूप में आई करंट जा रहा है, तो आई नेट को आई ले लिया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हटाओगे बीडीएल कॉस थीटा आएगा। अब थीटा की बात समझो यहाँ पर, अब स्ट्रेट कंडक्टर है, नॉक नॉक रूल से देखो स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सर्कुलर, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सर्कुलर, और डीएल भी है सर्कुलर, ठीक है, डीएल भी सर्कुलर और जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो भी सर्कुलर बना रहा है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा जीरो, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी सर्कुलर बनेगी और डीएल भी सर्कुलर, तो बीडीएल दोनों सर्कुलर, बीडीएल सर्कुलर साथ साथ चल रहे हैं, बीडीएल बीडीएल बीडीएल, तो बीडीएल cos थीटा और थीटा को लिया हमने जीरो क्योंकि बी और डीएल दोनों है सर्कुलर, तो cos जीरो हो गया 1, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा बी, तो बी डीएल। अब डीएल, अब टोटल लेंथ देखिए कितनी है, ये डीएल 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 सबको ऐड करोगे तो सरकमफ्रेंस कितनी आएगी सर्कुलर कॉइल की, सर्कुलर आर्क की 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो बी और ये नीचे चला गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो डिस्टेंस पर, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। फिर से देख सकते हैं बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका ग्राफ पूछा जाए, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, हाइपरबोला, ये आर है और ये बी है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। दिस इज एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ एम्पियर्स लॉ। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू एप्लीकेशन नंबर 2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, इसके रिजल्ट बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं और काफी इजी भी है, समझिए। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड का मतलब क्या है, इसके अंदर फुल अगर करंट मैं आई मान के चल रहा हूँ तो इस पूरे के अंदर कितना करंट है, आई करंट है, ठीक है। यहाँ मतलब ये पूरा करंट आई है इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाउंड्री से करंट जा रहा है और इसके रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल आर, तो सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर, पूरे थ्रू आउट करंट जा रहा है, ठीक है, और इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है। पहली बात, इन्फिनिटली लॉन्ग के लिए ही डिफाइंड है एम्पियर्स लॉ। अगर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होनी चाहिए, अगर फाइनाइट वायर होगी तो आप एम्पियर्स लॉ से उसको नहीं कर पाएंगे, फिर आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो फॉर बायोट सावर्ट लॉ, BSL, बायोट सावर्ट लॉ। तो इन्फिनिटली लॉन्ग होना चाहिए पहली बात। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सिलेंडर की वजह से आउटसाइड पर, अगर पॉइंट पे आउटसाइड हो और इनसाइड कहीं भी, ठीक है। तो रेडियस कैपिटल आर किसके लिए है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द पॉइंट P डिस्टेंस जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी हो सिलेंडर के बाहर, इफ द पॉइंट P इज आउटसाइड, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड, तो पॉइंट P आउटसाइड है तो सेंटर से हमने डिस्टेंस माना स्मॉल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ अगर हम लगाएं, क्लोज इंटीग्रल बीडीएल इक्वल म्यू नॉट आई नेट, ठीक है। अब अगर आपका ये एम्पिरियल लूप है, एम्पिरियल लूप हमेशा कहां से पास कराना होता है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर पॉइंट P पर निकालनी है तो यहां से पास होगा। तो बताइए इस लूप के अंदर क्या ये कंडक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट्स सो पूरा सिलेंडर आ रहा है ना, तो पूरा करंट इस लूप में से जा रहा है, इस आर रेडियस में से, ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर से ज्यादा है ना बेटा, तो ये जो लूप है इस लूप के अंदर पूरा सिलेंडर है, तो सारा का सारा करंट इसमें से जा रहा है, ठीक है। और जब बीडीएल cos थीटा लगाओगे थीटा जीरो जाएगा क्योंकि दोनों सर्कुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी और अभी बताया भी था लास्ट टाइम, और डीएल भी, ठीक है। तो डीएल लगा गया 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, ठीक है। तो b आउट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये रिजल्ट आप पहले पढ़ चुके हो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ठीक है। जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इनसाइड वाला, इनसाइड वाले पार्ट को ध्यान से समझो। अगर आपको, अब ध्यान समझना, अगर पॉइंट भी यहां पर दे रखा हो, ये पॉइंट भी, इसको P डैश मान लेता हूं चलो मैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा एम्पियर लूप बनाना, एम्पियर लूप बनाना। एम्पियर लूप कहां से पास होना चाहिए, इस पॉइंट P से, तो ये रहा पॉइंट P का एम्पियर लूप। अब ये डिस्टेंस कितना है, इस बार ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल r। तो इनसाइड केस में जो स्मॉल r है वो छोटा है कैपिटल R से, ठीक है। अब सोचिए इस एम्पिरियल लूप से, जब ये लूप जब आपका पॉइंट P इनसाइड है, क्या इस लूप से सारा करंट जाएगा जो पहले आई करंट जा रहा था, नहीं जाएगा। क्यों, सिलेंडर है सॉलिड, अब इससे बाहर भी तो है, ये पार्ट इससे बाहर है, ये पार्ट इससे बाहर है, तो इसमें से पूरा करंट नहीं जाएगा। तो हमने मान लिया कितना करंट जाएगा, आई डैश करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा, आई डैश निकाले कैसे, उसका मेथड समझिए, यही कंसेप्ट है मेन समझने वाला। आउटसाइड वाला तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट कंडक्टर से मैच करता है। इनसाइड वाले में क्या डिफरेंस है, देखो, जब आप लूप इनसाइड लोगे सिलेंडर के, तो इनसाइड वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है।
तो अगर आप इनसाइड पॉइंट छोटा होता जाएगा तो स्मॉल आर जो है कम होता जाएगा, तो कम करंट जाएगा इस लूप में से, जितना छोटा करते रहोगे उतना करंट कम होता रहेगा। तो कैसे निकालोगे इस करंट को? देखो अब आपके पास जब पाई आर स्क्वायर एरिया, ये पूरा एरिया कितना है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, दिस इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में कितना करंट था? आई। अगर पाई आर स्क्वायर में आई करंट था तो यूनिट एरिया में कितना करंट होगा? आई बाय पाई आर स्क्वायर, आई बाय पाई आर स्क्वायर। और आपको कितने एरिया में करंट चाहिए? आपको पाई स्मॉल आर एरिया में करंट चाहिए, स्मॉल आर स्क्वायर में। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डैश। ये किसकी वैल्यू होगी? आई डैश की। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो रहा है? पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचा? आई डैश कितना आया? आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वही लिखा मैंने, देखो आई डैश की जगह आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर देखा, लिखो आई डैश आई पाई आर स्क्वायर, पाई था, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया था, और आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देख लेते हैं क्या कैंसिल आउट होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बी इंटू 2 पाई आर, नेट कितना? आई डैश आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया रिजल्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फिर से बोल रहा हूँ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ, स्मॉल आर के साथ इनवर्सली वेरी कर रही थी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है, डायरेक्टली वेरी कर रही है। देखो इसका मतलब ये है, इनसाइड जब आप दूर जाते रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी। ऑब्वियस है, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि करंट बढ़ता रहेगा, यहां तक बढ़ेगी, उसके बाद आउटसाइड वाले केस में क्या होगी? कम हो जाएगी, फिर और बाहर जाते रहोगे तो कम होती रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूँ मैं, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ठीक है। तो जब ये मैंने बनाया यहाँ पर स्मॉल आर, ये बनाया मैंने बी और स्मॉल आर, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ से यहाँ पर, अच्छा अगर मैं सेंटर की बात करूँ, यहाँ पर सेंटर पे पूछूं, पॉइंट के अगर सेंटर पे हो, बिल्कुल सेंटर पे सिलेंडर के, तो आर हो जाएगा 0, आर को 0 रखोगे सारा 0 हो गया, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। और कब तक बढ़ेगी? जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है, यहाँ तक बढ़ेगी। तो यहाँ तक ये बढ़ रही है, और ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल, तो ये हो गया बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये तो इनसाइड हो गया, अब आउटसाइड में क्या होगा? आउटसाइड में कम होगी, तो कम होगी तो बनेगा हाइपरबोला। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये ग्राफ, ध्यान से समझना आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सॉलिड सिलेंडर, इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, और ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये करंट आई डैश का पता होना चाहिए कैसे आया, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं दोबारा फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो समझ आ जाना चाहिए। ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि पूरा एरिया में अगर आई करंट था तो यूनिट एरिया में आई बाय पाई आर स्क्वायर आएगा। आपको इतने एरिया में करंट चाहिए तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आई डैश आया, आई बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर से देखिए जो भी हमने रिजल्ट पढ़ा सॉलिड सिलेंडर का, आउटसाइड जो है वो आर के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड, और इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर डायरेक्टली वेरी कर रहा था, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर या इन्फिनिटी लॉन्ग के लिए। तो ये आर, स्मॉल आर, और हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक ग्राफ बनाया। तो इनसाइड डायरेक्टली वेरी कर रहा है, आउटसाइड इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो ये आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। अब हम सोलेनॉइड और टोरॉइड कवर करते हैं। चलो समझिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोलेनॉइड। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली पूछा जाता है। तो सोलेनॉइड क्या होता है? बहुत सारी, जब एक हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर आपने क्या किया, बहुत सारी टर्न्स को रैप कर दिया, बहुत सारी टर्न्स को रैप कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है। कौन सा सोलेनॉइड है? इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है कि उसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ सोलेनॉइड की इज वेरी लॉन्ग, लेंथ जो होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। इसकी रेडियस उतनी ज्यादा नहीं होगी, इसकी रेडियस सपोज हम लेते हैं फ्यू mm में, और ये हमारे पास होगी सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, ऐसी कुछ हम ले लेंगे लेंथ, काफी ज्यादा बड़ी हो तो उसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। उसी का रिजल्ट है ये। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड होगा तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई। एन क्या है समझते हैं इसको, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स होगी, मान लो 1 मीटर में जितनी भी टर्न्स होंगी उसको हम स्मॉल एन बोलेंगे। अगर इसकी लेंथ एल मीटर होगी तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। एल मीटर में कितनी टर्न्स होगी, एन एल, और एल मीटर में जो टर्न्स होगी उसको बोलते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, टोटल टर्न्स। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्मॉल एन इक्वल एन बाय एल, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बी इनसाइड इक्वल म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, एन की जगह आप कैपिटल एन रिप्लेस कर सकते हो तो एन बाय एल हो जाएगा, म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। विच सोलेनॉइड? लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा लॉन्ग एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, ठीक है। अगर फाइनाइट सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट, अगर उसने एंड पे पूछ लिया, अब अगर किसी आपने सोलेनॉइड के एंड पे जाना है तो जरूर फाइनाइट होना चाहिए। एंड पे अगर पूछे तो जो फुल था उसका हाफ कर दो, म्यू नॉट एन आई बाय 2 कर दोगे तो एंड की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी है, जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ऐसे पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस रहेंगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी। 10th क्लास में पढ़ चुके हो, जो सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सोलेनॉइड के बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो आउटसाइड द सोलेनॉइड पूछा जाए तो होती है 0। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सर्कुलर कोयल होगी, जैसे सर्कुलर कोयल से बनी है, तो मान लो ये ऐसे है, तो इसमें करंट तो जा रहा है इधर, इसमें करंट जा रहा है ऑपोजिट, देखो इस एलिमेंट में इधर, इस एलिमेंट में इधर, तो ये वाला जितनी यहाँ बनाएगा ये वाला उतनी ऑपोजिट बनाएगा, ठीक है। तो दोनों, ये दोनों की कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों की कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो टोटल ओवरऑल आउटसाइड कितनी आएगी? 0, ठीक है। तो आउटसाइड 0, इनसाइड के फॉर्मूला याद रखने हैं। ये है सोलेनॉइड। अब बारी है टोरॉइड की। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। और टोरॉइड होता क्या है? टोरॉइड होता है एंडलेस सोलेनॉइड। आप ये वर्ड याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। टोरॉइड क्या होगा? एंडलेस सोलेनॉइड। सोलेनॉइड था हमारे पास स्ट्रेट, उसको आप सर्कुलर फॉर्म में बना देंगे तो एंडलेस सोलेनॉइड बन जाएगा, उसी को टोरॉइड बोलते हैं। या रिंग शेप्ड क्लोज सोलेनॉइड इज आल्सो कॉल्ड टोरॉइड, ठीक है। तो टोरॉइड के अंदर इस पार्ट में टोरॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, सेम आइडेंटिकल टू सोलेनॉइड। अब इसकी दो रेडियस है, मान लो ये इसकी इनर रेडियस है, जिसका नाम रखा मैंने R1, इसकी एक ये आउटर रेडियस है जिसका नाम रखा मैंने R2, ठीक है। और दोनों का मीन ले लोगे तो आ जाएगा R1 R2 बाय 2, ठीक है, R1 R2 बाय 2। इसका फायदा क्या, रेडियस का यूज क्या है? जब आप यहाँ पर n निकालोगे, स्मॉल n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। अब लेंथ तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पर 2 पाई r बाय मीन रेडियस लोगे। तो इसलिए हमें मीन रेडियस का पता होना चाहिए। आपको मान लो दो रेडियस दे रखी हो, इनर रेडियस, आउटर रेडियस। इनर रेडियस का नाम R1 है, आउटर रेडियस, इंटरनल रेडियस का नाम है R1, और बाहर वाली का क्या नाम है? R2, और मीन होगा R1 R2 बाई 2। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा स्मॉल n निकालने के लिए। स्मॉल n क्या होगा? टोटल टर्न्स बाय लेंथ। अब लेंथ कितनी है? 2 पाई r कौन सा लेना है? मी रेडियस लेना है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास ये वाला इनसाइड वाला पार्ट। अगर आउटसाइड टोरॉइड पूछा जाए, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड पूछे तो आउटसाइड टोरॉइड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है 0, टोरॉइड के बाहर कितनी होती है? 0। अब टोरॉइड के इंटीरियर में पूछा जाए, इंटीरियर जो उसका, इंटीरियर मतलब जो उसका ये वाला पार्ट है, खाली पार्ट है, ठीक है, ब्लैंक है, होलो है, वहां पर भी B होगा 0। तो इंटीरियर भी 0 और एक्सटीरियर भी 0, आउटसाइड भी 0, तो होगा कहाँ? इनसाइड। इनसाइड बोले तो ये टोरॉइड का पार्ट जहां पर यहाँ ये जहां पर एक्चुअल में टोरॉइड लाई कर रहा है, ठीक है। तो इंटीरियर मतलब होलो है, जो पार्ट होलो है, ब्लैंक पार्ट है जो आउटसाइड, ठीक है। ये समझ आ गई थी। तो आउटसाइड, इंटीरियर और इनसाइड। आउटसाइड भी 0, इंटीरियर भी 0। लाई कहाँ करेगी? इंटीरियर पे। कितनी? म्यू नॉट एन आई। एन कैसे निकालेंगे? n बाई 2 पाई r, कौन सा r? मीन रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया टोरॉइड। तो हमने कंप्लीट कर लिया बायोट सावर्ट लॉ भी और एम्पियर्स लॉ भी विद एप्लीकेशन, विद देयर ग्राफ्स। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। आई होप समझ में आ गई होंगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो बेटा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर दोनों फील्ड प्रेजेंट हो, फील्ड का काम क्या होता है? फील्ड का काम होता है फोर्स लगाना, ठीक है। अब दोनों फील्ड प्रेजेंट है और एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो दोनों फील्ड क्या करेंगी? चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगी, ठीक है। कितनी फोर्स लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी Fe प्लस Fm। कितनी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी Fe, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी Fm, जो कि हमने यहां बना के दिखा रखा है, ठीक है। अब टोटल फोर्स ये लग रही है
Fe इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है, QE। मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये टोटल फोर्स हो गया। दिस इज द ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फॉर्मूलाज पहले से पढ़ चुके हैं आप। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, F/Q पढ़ा हुआ है। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, QVB sin थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ से F निकालोगे, QE ये आ गया QVB sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, टोटल फोर्स ये, और टोटल फोर्स को बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। टोटल फोर्स को क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज फोर्स। सो व्हाट इज लोरेंट्ज फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स इज नथिंग but the force acting on a moving charge in uniform electric field and magnetic field. The total force acting on a charged particle is called Lorentz force. So this is Lorentz force. ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। चलो नेक्स्ट ये भी समझ लेते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो फॉर्मूला बनता है। अभी मैं पहला रूल आपको कराने जा रहा हूँ। पहले जो मैंने जो आपको एक तो सर्कुलर कोयल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है, उसके लिए भी ट्रिक बताई है, और उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी ट्रिक बताई थी। एक तो C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्रॉस, और दूसरा बताया था मैंने नोक नोक रूल। अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज कितनी लगती है, QVB sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल सबने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज कीजिए। लेफ्ट हैंड में जो इंडेक्स फिंगर है या फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी, मिडल फिंगर आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो विच काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अभी करके दिखाऊंगा, नेगेटिव हो तो उल्टा करेंगे। थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और आप इसमें एक मूविंग चार्ज है, इसमें एक चार्ज मूव कर रहा है ऐसे, तो चार्ज मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज ऐसे। अब इस पे फोर्स निकालिए, तो ये उसकी वेलोसिटी होगी, v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स के लिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्रॉस है तो अंदर, डॉट होती है तो बाहर, इनवर्ड। वेलोसिटी कहाँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स राइट, थंब कहाँ आएगा, टुवर्ड्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको समझने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। देखिए, जैसे हमने बनाया ये, अगर मैं यहाँ पर कोई वेक्टर लिखूं, C वेक्टर इक्वल A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो फील कीजिए इसको। डायरेक्शन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट से ही आप निकाल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर। C वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन हैविंग, उस प्लेन में कौन हो, A वेक्टर B वेक्टर। जिस प्लेन में A वेक्टर और B वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर किसकी डायरेक्शन होगी, C वेक्टर की। ये सब ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसकी फील क्या है, अब इसकी फील क्या है उसको समझे ध्यान से। इसकी फील मतलब ये है कि C वेक्टर जो है ना इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कि C वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऑल्सो C A के भी परपेंडिकुलर है, ऑल्सो C B के भी परपेंडिकुलर है। ये चीज भी समझनी है। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा F वेक्टर फॉर्मूला पढ़ा था अभी, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बात समझ में आनी चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये इसके भी परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर होता है। वही चीजें मैंने यहां बनाई, उसको मैंने यहां बना के दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब आपको अगर ये चीज समझ आ गई, ये किसके लिए फोर्स है, फोर्स कौन लगा रहा है, कौन सी फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है बेटा। कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अगर आपको पावर पूछी जाए, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आपको पावर पूछी जाए, पावर डिलीवर्ड पूछी जाए, कितनी पावर डिलीवर्ड होगी बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स से पावर पूछी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब इसको सोल्व करोगे तो आएगा FV cos थीटा, FV cos थीटा। ये पावर फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, F वेक्टर डॉट V वेक्टर, FV cos थीटा। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा तो वैसे समझ सकता है। देखो, P इज इक्वल टू dW बाई dt, dW को लिखा मैंने F वेक्टर डॉट S वेक्टर,
और ये टाइम हो गया तो एस वेक्टर डॉट टाइम बन गया v, तो आ गया v वेक्टर एफ वी कॉस थीटा। अभी मैं बताया आपको f और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे अगर मैग्नेटिक फोर्स है। तो इफ f परपेंडिकुलर टू v देन पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0, क्योंकि थीटा हो जाएगा 90। अगर थीटा हो गया 90 तो थीटा हो गया 90 तो क्या आएगा बोलो? तो मैं यहाँ लिखूंगा एफ वी, या अलग से लिख देते हैं, थीटा हो गया 90 और कोस 90 होता है 0, कोस 90 0, तो पावर डिलीवर्ड कितनी आई 0। तो कभी भी एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी भी एमसीक्यू में आपको ये पूछा जाए कि पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, तो हमेशा आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट लिखिए 0 होगी, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और पावर 0 है तो एक और कंसेप्ट वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन वाला कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ये भी हमेशा 0 होगा। क्यों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन। अब जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए यहां भी वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन जैसे मर्जी सिचुएशन हो, मैग्नेटिक फोर्स का हमेशा वर्क डन 0 होता है, 0। क्यों? क्योंकि एस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो वी वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। अब दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर अभी आप पढ़ गए हो, पावर के केस में कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पावर डिलीवर्ड हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की 0 होगी, वर्क डन भी 0 होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अब आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, पावर मैग्नेटिक फोर्स की होती है 0, ठीक है, और क्या पढ़ा आपने? वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स का होता है 0। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पावर वर्क डन 0 है, आपने कंसेप्ट पढ़ा है क्लास 11th में, वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, अगर वर्क डन ही नहीं हुआ, मैग्नेटिक फोर्स से कोई वर्क डन ही नहीं किया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हुई। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई मतलब उसकी स्पीड रहेगी कांस्टेंट और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ना तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती, ना ही पार्टिकल की स्पीड चेंज कर सकती। स्पीड में चेंज भी नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कभी आपसे पूछ जाए भाई कितना काइनेटिक एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, मैग्नेटिक फोर्स ने वर्क किया, तो कितना चेंज आएगा? 0 चेंज। काइनेटिक एनर्जी रहेगी कांस्टेंट। तो ये कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे हम निकालेंगे, अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अभी तो हमने दोनों में डिस्कस किया था, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस केस में कितना कैसा मोशन होगा उसका, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मोशन होगा, ये सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट केस है बेटा मोशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इनफैक्ट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? क्या चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा? क्या चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा? क्या चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ बनाएगा? क्या चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ बनाएगा? कुछ भी। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? केसेस पढ़ के। तो पहला केस क्या है? अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा हो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मेनली 3 केस पढ़ने हैं। पहला केस अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करे, सेकंड केस रहेगा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे अलाई करे, या एंगल 0 या एंगल 90 या एंगल आर्बिट्री एंगल। ठीक है, तो सबसे पहला हम केस लेके चल रहे हैं जब पैरेलल एंटर कर रहा है, जब ये चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड और जो इसकी मोशन हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल का भी केस ले सकते हैं। पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, तो पैरेलल में थीटा होगा 0 और एंटी पैरेलल में होगा 180। दोनों केस में हमारे पास होता है साइन भी 0 होता है, साइन नेगेटिव 0 होता है। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज का फॉर्मूला पड़ा था क्यूबी भी साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा हो गया 0, साइन 0 0। ठीक है, पाथ कैसा रहेगा? पाथ रहेगा स्ट्रेट लाइन। पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा तो फिर स्पीड में तो कोई फोर्स तो लगी ही नहीं, फोर्स नहीं लगी तो स्पीड कैसे रहेगी? कांस्टेंट। लगती भी तब भी कांस्टेंट रहती। अभी पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है उस फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0 होता है, वर्क डन से स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। तो एंगल भी इसके बीच में बी और बी। ठीक है, तो क्या समझने वाली बात है कि जब पैरेलल जाएगा तो एक तो नेट फोर्स लगेगी 0, दूसरा जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, और स्पीड रहेगी कांस्टेंट। सारी इंपॉर्टेंट चीजें केस याद कर लीजिए, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होने वाला है।
बेटा नेक्स्ट केस क्या है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट केस है, सब तीनों में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। केस नंबर सेकंड, ठीक है, तो केस नंबर सेकंड को समझिए अच्छे से। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, पहले केस में पैरेलल लिया था, अब परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, मतलब जो एंट्री होगी चार्ज पार्टिकल की वो 90 डिग्री पर होगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, ठीक है, क्रॉस लगाया ना तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ये, तो कितना एंगल हो गया 90 डिग्री पर एंट्री, और वी बी के कैसा हो गया परपेंडिकुलर, वी था ये और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो बी हो गया इनवर्ड्स और वी परपेंडिकुलर हो गया बी के, ठीक है। कैसा मोशन होगा, 90 डिग्री पर जब एंट्री होती है तो सर्कुलर मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, स्पीड रहेगी कांस्टेंट, तो आपको याद रखना है जब पैरेलल जाएगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगी और फोर्स नहीं लगेगी तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखना है जब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर जाएगी, उसके मोशन के मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, स्पीड रहेगी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा सॉरी, पावर जीरो होगी, वर्क भी जीरो होगा, सेकंड केस। अब अगर हमें इसमें सर्कुलर और मोशन की, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है उसकी रेडियस पूछी जाएगी, इसकी रेडियस क्या होगी, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा है यहाँ पर 90, अगर थीटा 90 है तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, क्यू वी बी, तो क्यू वी बी प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो r का फॉर्मूला आया mv बाय qb, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो उसका सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस क्या होगी, mv बाय qb, ठीक है। अब mv, अब चीजें थोड़ी सी इसको ना, अब यही इसी से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रेडियस को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। अब mv की बात करें, mv को तो आप p भी लिख सकते हैं, p, ठीक है। mv क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, और मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का एक रिलेशन होता है √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। किसी को ये इसमें डाउट हो तो वो देख सकता है ये कैसे फॉर्मूला आया, जैसे बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, ये तो सबने पढ़ा होगा। अगर मास से डिवाइड कर दूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन गया m² v², जो कि हो गया p² बाय 2m, m इंटू m क्या हो जाएगा m² v², जो बन गया p² बाय 2m, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो p कितना आएगा √2m काइनेटिक एनर्जी, तो mv इक्वल p इक्वल √2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो r का फॉर्मूला आप यहाँ पे p भी लिख सकते हो, p की जगह √2m काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है qv, तो काइनेटिक आप qv भी लिख सकते हो, इसको भी बताऊंगा कैसे है, सारे फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ बोर्ड पे अच्छे से, फिर समझेंगे। ये आई होप समझ में आ गया होगा, ये वाला कंसेप्ट दोबारा अभी समझा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। चलो भाई अभी दोबारा से रिपीट करेंगे इस कंसेप्ट को। अगर सेकंड केस डिस्कस हो रहा है, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैंने पहले भी बताया है, इस केस को दोबारा डिटेल में समझिए कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है उसका फॉर्मूला mv बाय qb भी हो सकता है। ये हमने mv² बाय qb के इक्वल निकाला, mv को इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम रख सकते हैं p बाय qb, ठीक है। और अगर हम p को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो अभी मैंने बताया था √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये कैसे है, काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल मान लें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब ये कैसे आया, u कैसे आया, q इनटू v, ये देख लीजिए। w क्या होता है, v क्या होता है, w बाय q, w क्या हो जाएगा q इनटू v, और w को हमने लिखा u, वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसको हमने कर देते हैं यहाँ से ये रब, और एक qv हम इसके लिख सकते हैं। v क्या है यहाँ पर पोटेंशियल वोल्टेज, v वोल्टेज और स्मॉल v यहाँ पर स्पीड है, ठीक है, मेंशन कर दिया मैंने। तो ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, किसी भी टर्म्स में रेडियस को पूछा जाता है, मोमेंटम इक्वल है रेडियस बताइए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है रेडियस बताइए, काइनेटिक इक्वल दे रखी हो ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, मोमेंटम इक्वल दे रखो ये फॉर्मूला लगाओ,
ठीक है, स्पीड के बारे में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, पोटेंशियल के बारे में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये सब चीजें तब पॉसिबल है जब चार्ज पार्टिकल, इस फॉर्मूला सारे तभी अप्लाई होंगे जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपने ये रेडियस का फॉर्मूला बनाया तो फिर टाइम पीरियड इजीली बना सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 पाई आर, स्पीड कितनी है v को यहाँ से हम रख लेंगे, ठीक है। v क्या होता है, यहाँ से r को रखा, सॉरी हमने, r इक्वल mv बाई क्यूबी, कैंसल आउट करके आ गया 2 पाई m बाई क्यूबी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2 पाई m बाई क्यूबी, टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं, देखो इसमें स्पीड नहीं है तो ये पूछ लिया, टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है, फैक्टर दे दिए, तो इसमें देखना आपको कि वो टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता और मास के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड, कुछ नहीं है। चीजों को आप इजी लेके चलो, स्टेप वाइज चलो, छोटे छोटे स्टेप्स में चलो। 1 बाय टी क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स कर दो, क्यूबी, Q2 पाई m बाई क्यूबी था, क्यूबी बाई 2 पाई m हो जाएगा। ये था फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे, ओमेगा क्या होता है 2 पाई f की जगह रखिए क्यूबी बाई 2 पाई m, 2 पाई कट गया, क्यूबी बाई m आ गया, ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रिटन प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस थर्ड केस देखिए, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एंगल थीटा, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल, दो केस पढ़ चुके हैं, जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ये फर्स्ट केस था। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करे, सेकंड केस था। तो ये केस भी थीटा को आपने ना ये लेना या लेना, इसके अलावा आर्बिट्री एंगल लेना है। तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो क्या किया आपने, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे जाएगा तो आपने रिजॉल्व कर लिया v को, ये v cos थीटा आया, v sin थीटा आया। अब v cos थीटा और b को जब देखेंगे, v cos थीटा के कारण तो कितनी फोर्स लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो रोल इन फोर्स, ठीक है, या नो रोल इन मेकिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि थीटा v cos थीटा के रिस्पेक्ट में b का हो जाएगा, b के साथ हो जाएगा 0, f इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी बी साइन थीटा, v cos थीटा ये 0 हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट तो कोई रोल प्ले नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। v sin थीटा का b के साथ परपेंडिकुलर एंगल हो गया, ठीक है, तो हेलिकल मोशन होगा। अब हेलिकल मोशन क्यों होगा, v sin थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन होगा और v cos थीटा की वजह से आगे जाएगा ये, क्योंकि वेलोसिटी तो है, तो v cos थीटा इसको आगे लेके जाएगा, v sin थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन होगा, तो ये कौन सी शेप बनेगी, हेलिकल। पहले तो ये ध्यान रखना है। तो पहले केस में जब स्ट्रेट लाइन जाएगा तो क्या होगा, जब थीटा 0 और 180 होगा तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, 90 होगा तो सर्कुलर। थर्ड केस आर्बिट्री एंगल होगा तो हेलिकल, ये याद रखना है, ठीक है, हेलिकल। v cos थीटा v sin थीटा हो गया। रेडियस ऑफ हेलिक्स, अब ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। अब रेडियस ऑफ हेलिक्स पूछा जाए, r इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। अब वेलोसिटी कौन सी लोगे, परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि रेडियस तो सर्कुलर मोशन का आ रही है ना, और v को क्या रखेंगे, v sin थीटा। दिस इज द रेडियस ऑफ हेलिक्स, mv बाई क्यूबी तो आपने पढ़ा था, v को v sin थीटा लेना है। पिच ऑफ हेलिक्स, इंपॉर्टेंट, पिच ऑफ हेलिक्स। पिच मतलब होता है ये दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस। पिच कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। अब बताइए हेलिकल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाले मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, v cos थीटा। तो स्पीड लेंगे v cos थीटा, टाइम पड़ा था, टाइम पे 2 पाई m बाई क्यूबी, तो 2 पाई m क्यूबी इंटू v cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके बेटा।